नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जर्नी में। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप ये क्लास पूरे लास्ट तक देखिए, चूँकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत महत्व है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से क्या है, हमारी आधी तैयारी ऐसे ही हो जाती है। तो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप पूरी देखिए। ये 13 अगस्त 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथ्स की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पाइप ए किसी टैंक को 36 मिनट में भर सकता है और जो पाइप बी है उसे 45 मिनट में भर खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक की आधी क्षमता को भरने में लगने वाला समय है। तो देखिए दोस्तों, जो पहला पाइप है वो 36 मिनट में भर रहा है और जो दूसरा पाइप है जो बी है वह उसे 45 मिनट में खाली कर रहा है। तो जो भर रहा है उसमें मैं प्लस साइन लगा देते हैं और जो खाली हो रहा है उसमें हम माइनस साइन लगा देते हैं। तो अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और जो एलसीएम लेंगे वह आपकी टंकी की क्षमता हो जाएगी। तो इन दोनों का एलसीएम लेने पर हमारे पास जो आया वो आया हमारे पास 180 आया। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, टंकी की क्षमता हो जाएगी। ये सेम आपका टाइम एंड वर्क के टाइप का ही ये क्वेश्चन है। तो ये हमारी क्षमता हो जाएगी दोस्तों। अब हम इसमें से भाग दे देते हैं। 36 से ये कितनी बार में जाएगा, ये 5 बार में, और ये 20 और ये 45 से जाएगा 4 बार में। तो ये इसकी इफिशियंसी आ गई। तो ये तो है आपका माइनस में है और ये है प्लस में। तो 5 में से 4 गया तो बचा 1। तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो जब दोनों पाइपों को एक साथ खोले तो इसकी एफिशिएंसी क्या आई, 1 आई। तो बोला क्या गया है, टैंक की आधी क्षमता को भरने में लगने वाला समय। तो जब 180 है तो उसकी आधी क्षमता कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, और इसमें भरने वाला जो समय हो जाएगा वो इससे भाग दे देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 90 मिनट, आपका आंसर आ जाएगा। चूँकि हमें घंटों में पूछा गया है तो 90 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं, हम 1.5 घंटे भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन 2 आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये वाला ऑप्शन 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमें यहाँ पे x का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें इस 23 का स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, स्क्वायर कैसे निकालते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, जो इकाई का अंक है उसका वर्ग, फिर दहाई का अंक है उसका वर्ग। सबसे पहले इकाई का अंक का वर्ग करते हैं तो 3 तिया 9, फिर इन दोनों को गुणा करते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही किसी भी संख्या का जब हम वर्ग निकालते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं। और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और फिर 2 से और मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूनी 12, फिर हासिल आया कितना, 1, फिर लास्ट में इसका वर्ग करते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 रेख 5। तो इस प्रकार से क्या है, हम वर्ग निकालते हैं। एक बार हम और इसको बता देते हैं। 3 तिया क्या हुआ, 9 हुआ, और फिर इन दोनों का गुणा, फिर 2 से मल्टीप्लाई तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2 हासिल आया 1, फिर इसका वर्ग तो 2 दूनी 4 रेख 5, तो 529 आपका वर्ग आ गया। फिर हम 625, फिर ये जो है ये 529 इधर जाएगा तो 625 में से घट जाएगा। तो 625 में से जब घटेगा तो 15 में से 9 गया 4, और 15 में से 9 गया तो 6, और 11 में से 2 गया तो 9। तो ये अंडर रूट x बराबर इतना आ गया। तो फिर ये अंडर रूट हटेगा तो ये इधर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो फिर हम उसी तरीके से और इसका वर्ग निकाल लेते हैं। 6 का 36 और हासिल है 3, और 9 6 का 54, और 54 दूना 108, 108 3
111 का 1 हासिल है 11, 9 × 81 और 81 और 11 92। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इसका निकाल सकते हैं। बस आपको इसमें केवल क्या है, प्रैक्टिस चाहिए दोस्तों। मैथ्स केवल आपका प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है दोस्तों, एसएससी एमटीएस में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एकदम हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 231 है तथा दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है तथा पहली संख्या 77 है तो दूसरी संख्या है। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो एक फार्मूला आप याद रखना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू SCF। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो जो लघुत्तम समापवर्तक है वो कितना है, 231 है, और जो इनका महत्तम समापवर्तक है वो है 11 है, और जो पहली संख्या है वो 77 है। हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो सिंपल से भाग देते हैं, 11 सत्ते से 70, और फिर 7 से ये 3 बार में चला जाएगा, फिर ये 3 बार में चला जाएगा। तो हमारा जो सेकंड जो संख्या आया वो हमारा आया 33, हमारी दूसरी संख्या आ गई। तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब आगे की ओर चलते हैं। हम इस क्लास में हम पूरा क्वेश्चन करेंगे, लगभग 22-23 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो आप प्लीज़ ये पूरा क्लास आप पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। किसी वस्तु का लागत मूल्य 480 है। यदि इसे 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। चूँकि हमें क्रय मूल्य दी गई है, यानी कि लागत मूल्य, हम इसको सीपी बोल सकते हैं। ये कितनी दी गई है, 480 रुपया दी गई है। तो आपको फार्मूला पता होगा। फार्मूला क्या है दोस्तों, आपको फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है उतनी। SP बराबर CP गुणा 100 प्लस P/100, ये आपका फार्मूला है। चाहे तो आप इससे हल कर सकते हो, या तो आप परसेंटेज के आधार पर भी आप इसको हल कर सकते हो। तो आप ये वाला फार्मूला से आप कर लेना दोस्तों। हम पहले परसेंटेज मेथड से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 12.5 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जब हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो ये 1/8 होगा। कितना होगा दोस्तों, 1/8 होगा। तो ये तो हो गया आपका CP, इसको ये हमारा हो गया CP, और ये हो गया लाभ। यानी कि पहले जो था वो 8 रुपया था, फिर जब हम बेचे तो कितना हो गया, 9 हो गया, यानी कि 1 का लाभ। तो 8 बराबर 480, 8 6 का 48, 8 शून्य 0, और जब इससे गुणा कर देंगे तो 9 6 का 54, तो 540 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप जिस किसी भी मेथड से निकालें, आपकी मर्जी है। तो आप दोनों मेथड से आप निकाल सकते हो, फार्मूले से निकाल सकते हो, चाहे तो आप परसेंटेज मेथड से भी आप निकाल सकते हो, परसेंट का उपयोग करके। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की ओर चलते हैं। 10 बच्चों में कुल 57 मिठाइयाँ इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ मिली। लड़कों की संख्या है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ मिल रही है। कितनी मिठाइयाँ, 6 मिठाइयाँ, और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ। लड़की को 6 मिठाइयाँ और लड़के को 5 मिठाइयाँ। तो लड़कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे दिया गया है 10 बच्चों में कुल 57 मिठाइयाँ बांटी गई। तो हम इनका औसत निकाल लेते हैं कि एक बच्चे को कितना मिला। तो जब 57/10 करेंगे तो हमारा एक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली, उनका औसत आ गया। और औसत जानते हैं कि औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, मध्य की संख्या होती है। तो हम 5/7 से, तो हम इधर, ये हो गया आपका गर्ल को मिली कितनी, 6 मिठाइयाँ, और इधर हो गया बॉय को कितनी मिली आपका 5। तो हम इससे 6 से 5.7 घटाने पर कितना है आपका 0.3, और फिर 5.7 से 5 घटाने पर कितना है 0.7। पहले किससे घटाएं, 6 से 5.7 को, 5.7 से 5 को। तो इस दशमलव से दशमलव हट गया,
कट गया तो 7:3, यानी कि लड़के को जो मिली, लड़कों की संख्या जो है वो 3 है और जो लड़कों की संख्या है वो 7 है। लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे दोस्तों? लड़की को कितनी मिली? 7 6 का 42 और लड़कियों को कितनी मिली? 5 3 15। तो इस प्रकार से ये आपका 57 आपका मिठाइयाँ बांटी गई। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। लड़कों की संख्या है 3 और लड़कों की संख्या अगर पूछी जाती तो हो जाती वो आपकी 7। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके अक्सर ही एसएससी में आते हैं। माध्यम माध्यिका बहुलक करके एक चैप्टर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी आप न छोड़ें। तो ये दिए गए डाटा की माध्यिका है। तो सबसे पहले मैं तो ये बता देता हूँ आपको कि माध्यिका होती क्या है। माध्यिका हमेशा मध्य की संख्या होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 4 1 2 5। तो चलिए इसकी माध्यिका क्या है आप बताइए। तो हम लोग माध्यिका निकालने के लिए करते क्या है, सबसे पहले तो इसको हम छोटी से बड़ी संख्या में अरेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1, फिर उसके बाद आता है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो हमारी जो माध्यिका हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी माध्यिका। माध्यिका क्या हो जाएगी दोस्तों? हमारी 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से इसको भी हल करना है। इसी प्रकार से हम इसको भी हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/2, 2/7, 3/4, 1/3, 5/8। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है दोस्तों? ये तो भिन्न में है। हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर इसमें हम सबसे छोटा और सबसे बड़ा कैसे चुनें। तो इसके लिए एक मेथड है। देखिएगा दोस्तों, जैसे कि हम दो संख्या लेते हैं 1/2 और 2/7। तो हम इसके तिर्यक गुणा करते हैं और तिर्यक गुणा करने पर, जैसे कि तिर्यक गुणा करने पर 7 एकम 7, यहाँ पे 7 आया और 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 आया। तो यहाँ पे हम इसको छोटी संख्या माने क्योंकि 4 आया और 7 यहाँ पे 7 आया, तो इसलिए इसको हम बड़ी संख्या मानेंगे। तो हम इसी प्रकार से इसको हल करेंगे दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों। देखिए 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 7 एकम 7, 2 दूनी 4। तो 7 एकम 7 और 2 दूनी 4। तो दोस्तों ये तो हो गई छोटी संख्या। तो हमें सबसे छोटी संख्या को लेना है, तो इसको ले लेते हैं। तो ये तो कट हो गया क्योंकि ये बड़ी संख्या है, इसको कट कर देते हैं। अब इसको हम इससे कंपेयर करते हैं, दोनों को करते हैं। 7 या 21, 4 दूनी 8, 7 या 21, 4 दूनी 8। तो ये छोटी है तो इसको कट कर देते हैं। ये बड़ी संख्या हो गई है, ठीक है। जो कट की है वो बड़ी संख्या है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी। इसी प्रकार से एक एक करके सबसे हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 7 एकम 7। तो ये वाला कट हो गया। 8 दूनी 16, 7 पंचे 35, 8 दूनी 16, 7 पंचे 35। तो ये वाला कट हो गया। तो हमारा सबसे छोटा जो हो गया 2/7। तो हम इसको निकाल देते हैं। अब इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। अब हम अब चारों में से देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं 4 एकम 4, 2 तिया 6, 4 एकम 4, 2 तिया 6। तो हमारा ये वाला कट हो गया क्योंकि ये बड़ी है। इस प्रकार से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2। तो कौन सा कट होगा दोस्तों? बड़ा वाला कट हो जाएगा दोस्तों। तो ये वाला कट हो गया। अब इन दोनों में कर लेते हैं। 8 एकम 8, 3 पंचे 15, 8 एकम 8, 3 पंचे 15। तो ये वाला कट हो गया। तो जो दूसरी संख्या आई वो हमारी आई 1/3। फिर इसको भी हम क्या है कट कर लेते हैं, निकाल देते हैं हम, क्योंकि हमारे पास दो संख्या आ गई। अब हमें केवल मध्य की संख्या देखनी है।
अब हमें क्या देखनी है, मध्य की संख्या। तो देख लीजिए 4 कम 4, 2 तिया 6, तो ये कट हो गया, 8 कम 8 और 2 पंचे 10, तो ये आपका कट हो गया, ये बड़ी संख्या हो गई। तो जो अब इन दोनों में से हम क्या है, अब कंपेयर नहीं करते, क्योंकि अब हमारे पास मध्य की संख्या तो आ गई, तो इसके बाद हमें कोई लेना देना नहीं है कि कौन सी बड़ी संख्या है। तो ये हमारी क्या है, माध्यिका हो गई। माध्यिका हमेशा क्या है, बीच की संख्या होती है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा दोस्तों। तो आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों, है ना दोस्तों। तो इसको क्या है, समझाने में क्या है थोड़ा लेट लगा, लेकिन आप जब इस करोगे क्वेश्चन को सॉल्व, तो बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे, मन में ही आप इसे तुरंत कर पाओगे। तो चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। 4a बराबर 6b बराबर 5c, तो हमें इन तीनों का अनुपात निकालना है। तो जब हम इन तीनों का अनुपात निकालेंगे, तो जब ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये जो बराबर है वो हट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, ये बटे में हो जाएगा, 1/4 गुणा 1/6 गुणा 1/5। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये तो हो गया हमारा जो है भिन्न में आ गया। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, जो हर दिया गया है उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 4, 6 और 5, जब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 30। तो जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो आएगा हमारा 60 आएगा। जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा हमारा 60 आएगा। तो हम इस हर को इससे भाग दे देते हैं। तो 4 15 में 60, इसको इससे भाग दे देते हैं, 6 10 में 60, फिर इसको इससे भाग दे देते हैं, 5 12 में 60। तो 15 12 और 10 हमारा अनुपात आ गया दोस्तों। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 10 और 12, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम अब आगे की ओर चलते हैं। ये भी आपका रेशियो का ही आपका क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसको कैसे करेंगे दोस्तों, इसको चलिए हम पढ़ते हैं। ए अनुपात बी बराबर कितना दिया गया है, 3:4। तो हम इसको लिख लेते हैं, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया गया है दोस्तों, 3:4। फिर कितना दिया गया है, बी अनुपात सी बराबर कितना दिया गया है, 2:3। तो सिंपली सा हमें तो क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी का पता लगाना है। तभी हम इन मानों में हम यहाँ पे रखेंगे इनका वैल्यू, तब हमारे पास क्या है आंसर आएगा। तो हमें करना क्या है दोस्तों, हम करेंगे कैसे दोस्तों, देखिएगा दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो ए है, सबसे पहले हमें ए का अनुपात निकालना है, तो हम इसका इससे गुणा कर देते हैं। फिर बी का निकालेंगे अनुपात, तो बी का बी से गुणा कर देंगे। फिर सी का निकालना है, तो सी का बी से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से ए अनुपात बी अनुपात सी का हमारा अनुपात आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो इसको काट देते हैं 2 से, 3 4 और 6। तो जो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का जो आंसर आया है वो आया है आपका 3:4:6। चूँकि हमें इनकी रेशियो निकालनी है, तो ए प्लस बी हो जाएगा हमारा 4 3 7, फिर हो जाएगा बी और सी का 4 6 10, फिर हो जाएगा ए और सी का 6 और 3 9। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 7:10:9। तो ऑप्शन 2 आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए दोस्तों, ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। इस चैप्टर से आपके लगभग 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बोला क्या गया है दोस्तों,
ये आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको फार्मूला तो पता ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन को मैं P से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दर को मैं R से और टाइम को मैं T से बटे 100। तो हमारे पास क्या क्या दिया गया है दोस्तों, मूलधन दिया गया है, साधारण ब्याज दिया गया है, फिर टाइम दिया गया है। हमें निकालना क्या है, हमें 3200 रुपये पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम दर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें दर मालूम नहीं है। तो 2800 का 3 वर्ष के लिए हमें रेट हम निकाल लेते हैं बटे 100। और यहाँ पे जो है सिंपल इंटरेस्ट दिया गया 420, 0 से 0 ये कट गया दोस्तों। और हम 2 0 से 2 0 यहाँ पे काट देते हैं दोस्तों, और 3 से यहाँ 14 बार में काट देते हैं, 14 या 42, और फिर ये 28 से ये चले जाएगा दोस्तों, ये 5 बार में चले जाएगा दोस्तों। तो जो हमारा आर जो आया वो हमारा कितना है दोस्तों, 5% आ गया, 5% आपका रेट आ गया। तो अब हमें निकालना है 3200 रुपया का। अब हमें कितना निकालना है, 3200 रुपया का साधारण ब्याज निकालना है। तो 3200 रुपया का 5% के लिए, उतनी ही अवधि के लिए, यानी कि 3 वर्ष के लिए, बटे 100। तो 0 से 0 कट गया, 2 0 से, 5 दूनी 10, 5 या 15 एकम 15 और 1 16 और गुणा 3, तो 480 हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपको इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर आपको कोई भी मन में डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला क्या गया है, ए एक वाटर कूलर कुछ मूल्य पर खरीदता है, कुछ मूल्य पर खरीद रहा है, वो मूल्य हमें मालूम नहीं है, और उसे 20% लाभ पर बी को बेच देता है, बी से 10% लाभ पर सी को बेच देता है। फिर सी ने इसे 6600 रुपया में खरीदा, तो बी का लागत मूल्य क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ए बी को बेच रहा है 20% लाभ पर, बी से 10% लाभ पर सी को बेच देता है, और सी ने फिर इसे 66 रुपये में खरीद लिया। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सी ने किससे खरीदा, बी से खरीदा। सी ने किससे खरीदा, बी से खरीदा। तो हमें ए से कोई मतलब नहीं है, जो 20% है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बी से खरीद रहा है और हमें बी की लागत मूल्य ही पूछ रहे हैं। तो हमें सिर्फ बी से मतलब है। तो बी इसे 10% लाभ पर सी को बेच रहा है, यानी कि हम देखिएगा दोस्तों, 10% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/10 लिख सकते हैं, यानी कि सीपी हमारी 10 है, और जब हम बेच रहे हैं तो हम इसे 11 में बेच रहे हैं। तो हम 11 बराबर 6666 का आप बराबर कर देते हैं, और 1 का रेशियो निकाल लेते हैं। तो 1 का रेशियो जो आएगा वो 11 6 का 66, और इतना आपका 606 आ गया काटने पर। फिर क्या है, हम ये हमारा रेशियो है 10 का, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या है, लागत मूल्य आ जाएगा। तो 6060 हमारा लागत मूल्य आ जाएगा बी का। आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन क्या है, इसमें थोड़ा सा क्या है, इसका कुछ काम ही नहीं है 20% का, हम इसका कोई काम ही नहीं, इसे ऐसे ही दे दिया है, क्योंकि बी का लागत मूल्य पूछा जा रहा है। अगर ए का लागत मूल्य पूछता तब इसका काम आता। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम अब बिना किसी देरी के आगे की ओर चलते हैं। 108 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही कोई ट्रेन किसी खंभे को 32 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में है, हमें मीटर में पूछी गई है। आप लोग जानते ही हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, और हमें यहाँ पे स्पीड दी गई है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें पूछा किस में गया है, मीटर में पूछा गया है। तो हमें क्या है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, और जब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो हम इसको 5/18 से गुणा कर देते हैं, और जब मीटर
पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो 18/5 से गुणा कर देते हैं, जस्ट अपोजिट। तो हम यहाँ पे सिंपली सा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और गुणा, यहाँ पे टाइम जो है 32 सेकंड दिया गया है, तो हमें ट्रेन की लंबाई पूछी जा रही है, तो 18 6 का 108 और 6 पंचे 30, 30 गुणा 32, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों 960 मीटर हमारा सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो जो ट्रेन की लंबाई है वो आपकी 960 मीटर है दोस्तों। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। ये चलिए हम अब आगे की ओर चलते हैं। किसी शंकु की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है। हमें शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है ना दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, शंकु कैसा होता है। शंकु जो है, जो तंबू रहता है, जो तंबू उसी के आकार का रहता है। तो ये हो गया आपका, इस प्रकार से शंकु हो गया, ये हो गया इसका आधार हो गया, और ये इसकी त्रिज्या हो गई। ये क्या हो गई दोस्तों, इसकी त्रिज्या, हम इसको r मान लेते हैं। और ये होगी इसकी लंबवत ऊंचाई, ये क्या हो गई दोस्तों, ये इसकी लंबवत ऊंचाई, इसको हम h से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये जो हो गई, ये हो गई इसकी तिर्यक ऊंचाई, इसको हम l से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई त्रिज्या आपकी r, और ये हो गई आपकी लंबवत ऊंचाई h, और ये हो गई आपकी तिर्यक ऊंचाई r। तो हमें शंकु की त्रिज्या दी गई है, कितनी दी गई है दोस्तों, कितनी दी गई है दोस्तों शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या दी गई है आपकी 20 सेंटीमीटर। तो r बराबर 20 है और h बराबर कितना है आपका 21 है। ऊंचाई दी गई है 21 सेंटीमीटर। तो जब हमारे पास लंब है और ये क्या है, आधार है, तो हम यहाँ पे कर्ण निकाल सकते हैं, यानी कि हमारे पास तिर्यक ऊंचाई आ जाएगा। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई आ जाएगा। तो जब 21 है और ये 20 है, तो यहाँ पे हम 29 आ जाएगा, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारे पास 29 आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 441 प्लस 400, तो ये 841। तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो 29 हमारा कर्ण आ जाएगा। तो ये आपकी तिर्यक ऊंचाई आ गई। तो ये हमारी क्या आ गई, तिर्यक ऊंचाई आ गई। तो हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना क्या है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा, वो क्या होता है दोस्तों, आधार का क्षेत्रफल, शंकु का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फार्मूला है दोस्तों, वो होता है आपका πr/l प्लस πr²। तो हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, πr कॉमन हो गया और यहाँ पे l प्लस r। तो जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, और यहाँ पे जो r का मान है वो 20 है, और l का जो मान है वो है 29 है, और r की जो वैल्यू है त्रिज्या यानी कि 20 है। तो 22/7 गुणा 20, और जोड़ने पर कितना है 49, तो 7 से 7 बार में चले गया। तो ये आ गया आपका 7 0 0 7 दूनी 14, तो 22 0 0 22 चौके 88 का 8 22 कम 22 22 8 30। तो ये आपका जो क्षेत्रफल आ गया वो 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम अब आगे की ओर चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये प्रिज्म का क्वेश्चन है, 3 डायमेंशनल वाला क्वेश्चन है ये आपका। बोला क्या गया है, प्रिज्म का आयतन 288 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रिज्म होता क्या है।
ये हम प्रिज्म बना लेते हैं, प्रिज्म बना लेते हैं दोस्तों। ये है प्रिज्म। तो इस प्रकार से कुछ प्रिज्म दिखता है, क्योंकि उसका आधार क्या है, समबाहु त्रिभुज होता है। उसका आधार क्या होता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज होता है। देखिए ये इसके दो आधार हैं, इसके दो आधार हैं, देख पा रहे हैं आप, इसके दो आधार होते हैं जो कि समबाहु त्रिभुज के रूप में होते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है, जो प्रिज्म के आधार का जो क्षेत्रफल है, हमें प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो इसका आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसका आयतन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आयतन वो होता है आपका आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार क्या है, मैंने आपको बताया कि आधार का जो क्षेत्रफल है वो है आपका, ये जो नीचे में है, जो दो होते हैं, समबाहु त्रिभुज के आकार के होते हैं। तो ये आधार का क्षेत्रफल है, और जो इसकी ऊंचाई होती है उसको हम h मानते हैं। तो ये आपका आयतन आ जाता है। तो जहाँ पे हमें आयतन दिया गया है, आयतन क्या है, 288 है, और क्या है, हमें इनका आधार का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं इसको ए लिख देता हूँ, और ऊंचाई जो है वो दी गई है 24। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 4 बचा तो 12 चौके 48। तो ये 2 से फिर 12 बार में चला जाएगा। तो ए का मान जो आ गया, यानी कि आधार का क्षेत्रफल जो आ गया आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ कि जो बेलन होता है, ये जो बेलन होता है, इसका भी आयतन का फॉर्मूला सेम ही होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। इसका भी हम जब आयतन निकालेंगे तो इस फॉर्मूला सेम होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे हम आधार मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो वृत्त है, क्योंकि जो आधार है यहाँ पे वृत्त है, तो हमें यहाँ पे पाई आर स्क्वायर मान लेते हैं, और ऊंचाई h। तो ये लगभग सेम ही होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। ए उपन्यास लिखने में बी से 2 गुना दक्ष है। बी एक साथ मिलकर 24 दिनों में एक उपन्यास लेखन का कार्य पूरा कर सकते हैं। तो ए कितने दिनों में उपन्यास अकेले लिख सकता है? बोला क्या गया है दोस्तों, ए जो है बी से 2 गुना दक्ष है, यानी कि मान लो कि बात बी की जो कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता ही तो बोला गया है, दक्षता यानी कि वही कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता अगर बी की 1 है तो ए की 2 हो जाएगी। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो इनकी कार्य क्षमता 3 हो जाएगी। तो 24 दिनों में ये साथ मिलकर 24 दिनों में उपन्यास लेखन का कार्य करते हैं। तो टाइम इनटू एफिशिएंसी बराबर वर्क होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो 24 इंटू 3, और चूंकि हमें ए का पूछा गया है, ए कितने दिनों में करेगा, तो ए अगर अकेला करेगा तो बटे 2 कर देते हैं। तो यहाँ से हम 2 से काट देते हैं, 2 12 24 और 12 3 36। तो जो ए है वो आपका 36 दिनों में क्या है, उपन्यास लेखन का कार्य करेगा दोस्तों। ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है SSC-MTS में आए हुए, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे तो लगभग आपका आधी तैयारी वैसे ही हो जाएगी दोस्तों, और आधी आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको कंटिन्यू आपको तैयारी करती रहनी चाहिए अभी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी 5 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है SSC-MTS की, तो उस लिहाज से आप लगातार तैयारी करिए। तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है, तो हम इसको भी क्या है, ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1 किलोग्राम बराबर होता है
1000 ग्राम, ये तो आप जानते ही हैं। तो जब हम 5.6 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 5600 आएगा। तो 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है? तो हम मान लेते हैं कि x प्रतिशत आपका 140 ग्राम है। तो प्रतिशत को हटा देते हैं तो बटे 100 कर देते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 चौके 56, 14 एकम 14, 14 शून्यम 0। तो ये 4 से जब इसको देंगे तो 14 दूनी 8 और 2.5 आपका आंसर आएगा। तो 2.5% आपका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम अब आगे की ओर चलते हैं। किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 37.5% अधिक कीमत अंकित किया जाता है। यदि 9.09% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांक, हमें निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, इसको कैसे हल करेंगे, हम परसेंटेज मेथड से ही हम हल करते हैं। तो 37.5% को हम भिन्न में बदल लेते हैं। तो भिन्न में बदलने पर कितना आएगा दोस्तों? 100 इंटू, क्योंकि दशमलव है तो दशमलव को हटाने के लिए हम 10 लिख देते हैं और 25 से चले जाएगा, 25 से कम 25 और 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 या 15, 5 दूनी 10। तो ये आपका 3/8 आपका भिन्न आया, यानी कि लागत मूल्य से 37.5% अधिक कीमत अंकित किया जाता है। तो CP अगर 8 है तो 3 आपका ज़्यादा अंकित किया गया है, तो 8 3 11, सॉरी ये आपका MRP हो गया, अंकित किया गया है तो आपका MRP हो जाएगा। तो 8 इसकी लागत मूल्य थी और 11 क्या है, इसकी MRP है। ठीक है दोस्तों। फिर बोला क्या गया है, 9.09% की छूट दी जाती है। तो इसको भिन्न में क्या है, कन्वर्ट करने में हमें दिक्कत जाएगी। तो हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, इसको 9.09% को हम 10% मान लेते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि ऑप्शन भी क्या है, थोड़ा सा दूर दूर है। तो इस प्रकार से हमें क्या है 10% मान लेंगे तो क्या है उस ऑप्शन के हम निकट में पहुंच जाएंगे। और जो 9.09% अगर हम लेंगे तो हमें बहुत कठिनाई होगी दोस्तों इसको भिन्न में बदलने में। तो 10% ले लेते हैं, फिर इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 आ गया। तो तो छूट इतनी दी जा रही है, तो छूट किस में दी जाती है, MRP में ही दी जाती है। तो MRP कितना हुआ, MRP कितना हुआ दोस्तों, MRP आपका 10 से 9 हो गया, यानी कि 10 की जो MRP थी वो 9 में बेच रहे हैं हम, है ना दोस्तों। अब हमें बोला क्या गया है, लाभ प्रतिशत क्या है। तो हमारे पास CP है यहाँ पे और यहाँ पे SP है। तो CP और SP का होना बहुत ज़रूरी है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। जब भी लाभ निकालते हैं तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में ही निकालते हैं। तो हम क्या है यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे MRP हमारे पास क्या है, हम इसको बराबर कर देते हैं, तभी क्या है हम इसको हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, हमें MRP को बराबर कर देते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम 11 से 10 का गुणा कर देते हैं और 10 का 11 से गुणा कर, तो इस प्रकार से MRP क्या है बराबर हो गया। इसी प्रकार जब इधर 10 का गुणा किए तो इधर भी 10 का कर देते हैं और इधर 11 का किए तो इधर भी 11 का गुणा कर देते हैं। तो जो हमारा CP आया वो 80 आया और जो SP आया यानी कि विक्रय मूल्य आया वो 99 आया। तो हम इन दोनों का अब अंतर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें लाभ निकालना है दोस्तों, लाभ प्रतिशत। तो इन दोनों का जो अंतर आया वो 19 आया। और जो हमेशा लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, मैंने हमेशा बोला है आपको कि हमेशा CP ही आपका नीचे में आता है। तो 19 गुणा 100, तो ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया दोस्तों, और फिर ये कट गया 2 पंचे 10, 2 चौके 8, तो 19 पंचे 95, 95/4, तो 4 दूनी 8 और 1 बचा 4 या 12, 4 तो 23.75 हमारे पास समथिंग आ रहा है। तो हमें बोला क्या गया निकटतम पूर्णांक में। तो हम देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देखिए अब 23.75 आया है,
चूँकि हम क्या है छूट क्या है थोड़ा बढ़ा के लिए, लेकिन वास्तव में कितना है ये कम है, 1% कम है। तो क्या है अगर हम कम लेते तो हमारा लाभ इससे थोड़ा सा अंक थोड़ा ज़्यादा आता, यानी कि लाभ थोड़ा सा ज़्यादा आता। तो देखिएगा दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा, तो 23 से थोड़ा सा ज़्यादा क्या है दोस्तों 25 है। तो आपका सही आंसर 25% आ जाएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। बहुत भी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको इसी प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे की ओर चलते हैं। एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट आराम करता है। 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा? हमें मिनट में पूछा गया है। आप चूँकि जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, और हमें क्या पूछा गया है? टाइम पूछा गया है। तो हमारे पास क्या है डिस्टेंस है हमारा 8 किलोमीटर, और जो टाइम और जो चाल है यानी कि गति है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इससे सिंपली सा यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं दोस्तों? हम टाइम निकाल लेते हैं। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो ये तो हमारा आया किसमें? घंटे में आया आंसर 2/3। हम इसको मिनट में चेंज करना है, तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या है 60 से गुना कर देते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 शून्य 0। तो क्या है आपका 40। अब क्या है मिनट में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हम 60 से गुना किए हैं। तो जो टाइम आ गया आपका 40 मिनट आ गया। तो यहाँ पे अभी आंसर नहीं आया है दोस्तों। देखिए क्या बोला गया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट आराम करता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट आराम करता है। जब वह 8 किलोमीटर की दूरी तय किया है तो क्या है वह प्रत्येक किलोमीटर में 4 मिनट आराम किया है। तो क्या है दोस्तों प्रत्येक किलोमीटर के बाद यानी कि 1 से वह 7 किलोमीटर तक आराम किया है। 8 किलोमीटर में तो वो पहुंच गया, तो क्या है केवल 7 किलोमीटर तक ही वो आराम किया। एक किलोमीटर हर 1 किलोमीटर में 4 मिनट, फिर अगले किलोमीटर में 4 मिनट। तो इस प्रकार से क्या है वो 7 किलोमीटर तक आराम किया है। तो 7 गुना 4 कर देते हैं, यानी कि टोटल कितना किया है आपका 28 मिनट। कितना किया है दोस्तों वो 28 मिनट आपका आराम किया है। तो हम इसको सिंपली जोड़ लेते हैं, यहाँ से 40 मिनट है और यहाँ पे 28 मिनट है। तो 8 तो 4 दूनी 4 2 6, तो 68 मिनट आपका सही आंसर आ जाएगा। तो कितना समय लेगा दोस्तों? 68 मिनट आपका समय लेगा दोस्तों। ये बहुत है आपका बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके SSC MTS में आपके पूछे जाते हैं। SSC के लगभग हर एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम अब आगे की ओर चलते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है इतनी, और घन का आयतन दिए गए घनाभ के आयतन के बराबर है, तो घन की भुजा है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों घन का आयतन पूछा गया है, तो घन का आयतन को फॉर्मूला आपको पता होगा ए का क्यूब, और घनाभ का आयतन यानी कि घन की जो सभी भुजा होते हैं वो सभी बराबर होती है। घनाभ की जो सभी भुजा होते हैं यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वो अलग अलग होती है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये इन दोनों का आयतन का फार्मूला है। ये होता है घन का, ये है आपका घनाभ का। ठीक है ना दोस्तों? तो ये आपकी बराबर है। अब बोला क्या गया है, हमें घन की भुजा निकालनी है। तो हमें दी गई है आपकी घनाभ की भुजा की लंबाई 18 गुना 24 गुना 4, और इधर है ए का क्यूब। तो हम इसको क्या है तोड़ लेते हैं, क्योंकि हम इसका फिर घनमूल निकालेंगे। तो ये होगा 6 या 18, तो 2 गुना 3, तो 18 को क्या लिख सकते हैं हम 3 दूनी 6, 6 तिया 18। तो हम इसमें तोड़ सकते हैं 18 को। फिर 24 को तोड़ते हैं। 24 को किस में तोड़ेंगे? 6 चौके 24, यानी कि 2 गुना 3 और 2 गुना 2। तो हम 24 को इसमें तोड़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 24। फिर 4 को हम 2 गुना 2 में तोड़ लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों हम दो का अब क्योंकि यहाँ पे ए का क्यूब है, तो दोस्तों हम यहाँ पे ये वर्गमूल में आ जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे जोड़ा बना लेते हैं। तो ये यहाँ पे से 2 निकल जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ से भी
1 2 3, यहाँ पर भी है 2, 3 बार 2 तो ये भी निकल जाएगा, और 3 यहाँ पे 3 बार है तो ये भी निकल जाएगा दोस्तों। तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा, जो घन की भुजा है वो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 सेंटीमीटर आपकी घन की भुजा है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। ये सारे एसएससी एमटीएस में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 78 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 4 गुना और दूसरे भाग के 5 गुना का अनुपात 14:15 है। तो हम देखिएगा दोस्तों, अब हम क्या है, हमें एक संख्या दी नहीं गई है, 78 को हमें 2 भागों में विभाजित करना है। तो हम मान लेते हैं कि पहला भाग x मान लेते हैं। पहला भाग क्या मान लेते हैं दोस्तों, x मान लेते हैं, और दूसरा भाग क्या मान लेते हैं हम 78 माइनस x का मान लेते हैं। चूँकि हमें दोनों का चूँकि पता होना चाहिए, दोनों संख्या, क्योंकि 2 भाग है तो एक x मान लिए, तो x में से हम जब 78 घटाएंगे तो दूसरी संख्या भी आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम पहली संख्या माने x और दूसरी संख्या माने क्या माने 78 माइनस x। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिएगा दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों, बोला क्या गया है कि पहले भाग का 4 गुना, तो पहले भाग का 4 गुना यानी कि 4x, और दूसरे भाग के 5 गुना यानी कि दूसरा भाग है 78 माइनस x या इसका 5 गुना। इसका जो अनुपात है वो 14:15 है। तो हमें पहला भाग ज्ञात करना है। तो देखिएगा दोस्तों, इसको कैसे करेंगे। ये हो जाएगा 5x माइनस, ये नीचे का हल कर लेते हैं, 5 8 40 का शून्य, यहाँ से 4, 5 7 35 और 35 और 4 39। तो ये आ गया आपका, ये हो गया आपका 14/15। तो अब हम इसको फिर से तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो डायरेक्ट कर लेते हैं, 15 चौके 60x बराबर 14 शून्य 0, 14 नहीं 126 का 6 हासिल है 2, और 14 तिया 42, सॉरी 14 नहीं 126 का 6 हासिल आया 12, और 14 तिया 42, 42 और 12 54। ठीक है दोस्तों। अब 14 पंचे कितना हो गया 70x। तो ये माइनस में है तो ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 130x बराबर 5 4 6 0। तो ये 0 से 0 कट गया, तो 13 चौके 52 और 13 दूनी 26। तो जो x का मान आ गया वो 42 आ गया, और यही हमारी क्या है, पहली संख्या है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सही आंसर हो जाएगा 42, हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक बार और इसको देखते हैं। ये क्या है, हम 2 भागों में विभाजित किए। तो पहले भाग को क्या माने, हम x माने, और दूसरे भाग को हम 78 माइनस x मान लिए, क्योंकि 2 भाग बोला गया है। फिर पहले भाग का हम 4 गुना कर दिए, यानी कि x का 4 गुना 4x, और दूसरे भाग का 5 गुना यानी कि इसका 5 गुना हम कर लेते हैं ब्रैकेट में करके। तो इस प्रकार से इसको फिर हल कर लेते हैं सिंपली सा। तो हमारा जो x का मान आ जाएगा वो 42 आ जाएगा। अगर दूसरा भाग पूछता है तो हम 78 से 42 घटा देंगे, तो हमारा दूसरा भाग भी आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से इसको हल करना है। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन। तो चक्रवृद्धि ब्याज किसको कहते हैं, आपको मालूम होगा। चक्रवृद्धि ब्याज उसको कहते हैं जो कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, सिंपल सा। तो हमें क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्षों के लिए। तो हम इसको ट्री मेथड से करते हैं। कौन सा मेथड से, इसको हम ट्री मेथड बोलते हैं। इसको हम 3 वर्ष लिख लेते हैं, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। हम 12.5% को कितना लिख सकते हैं, हम 1/8 लिख सकते हैं दोस्तों, 1/8 लिख सकते हैं। तो हम सिंपली सा इसका 1/8 निकाल लेते हैं, 5 1 2 0, और जो भी निकलेगा इसका जो भी इसका रेट जो भी इसका ब्याज निकलेगा वो हम तीनों में लिख देंगे।
तो 1/8 निकालने पर कितना आएगा आपका, 8 छक्का 48 और 8 चौके 32, 8 तो 640 जब आया इसका 1/8, तो हम इसको तीनों में लिख देते हैं, 640 640 640। तो ये तो हो गया। अगर साधारण ब्याज पूछा जाता तो ये आपका आंसर होता है, तीनों को अगर जोड़ देते हो तो ये आपका आंसर हो जाता है, लेकिन हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो ये तो पहली बार के लिए हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, अब हम 640 का 1/8 निकाल लेते हैं। तो इसका 1/8 निकालने पर कितना आएगा दोस्तों, 88 64 800। तो सबसे पहले क्या किए हम, अब दूसरे वर्ष का ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। तो इसका जब चक्रवृद्धि ब्याज निकाले पहले वर्ष के लिए तो ये 80 आया, फिर इसका निकाले हम एक बार फिर चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये फिर 80 आया, है ना दोस्तों। इसका 80 इससे आया, इसका 80 इससे आया, है ना। इसी प्रकार से निकालते हैं आपका ट्री मेथड से। अब हम लास्ट के लिए निकालेंगे। अब फिर तीसरा वर्ष फिर लगेगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका फिर 80 हो जाएगा, फिर इसके लिए 80 फिर हो जाएगा, और इस 80 का, क्योंकि इसका 1/8 निकाले तो 80 आया, फिर इसका 1/8 निकालेंगे कितना आएगा दोस्तों, ये 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से करना है। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया दोस्तों। तो हम इसको सिंपली से जोड़ लेते हैं। तो 640 640 640 और 8 या 24 और 10 250। तो हम इसको सिंपली से जोड़ लेते हैं। 4 या 12 और 12 5 17 का 7 हासिल आया 1 और 6 या 18 2 20 और 1 21। तो 2170 आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका ट्री मेथड है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए आपके अपने कॉपी में। ट्री मेथड आप इसी प्रकार से निकालिएगा दोस्तों, तो क्या है बहुत आसानी से आपको निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला क्या गया है, 5 वर्ष पहले 4 लड़कियों की औसत आयु 7 वर्ष थी। फिर जो नई लड़की आती है तो उसकी वर्तमान औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। शामिल होने पर इन सभी की जो औसत आयु हो जाती है वो 13 वर्ष हो जाती है। तो नई लड़की की वर्तमान आयु है। तो देखिएगा दोस्तों, 5 वर्ष पहले 4 लड़कियों की औसत आयु, तो 5 वर्ष पहले जो लड़कियों की औसत आयु थी वो थी 7 थी। कितनी लड़कियों की थी, 4 लड़कियों की थी। तो टोटल जो हो जाएगी इन लोगों की आयु हो जाएगी चारों लड़कियों की, वो हो जाएगी 28 वर्ष। अब देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ से आपको समझना है, हम कंफ्यूज यहीं पे होते हैं। 5 वर्ष पहले बोला गया है, तो 5 वर्ष, अब क्या है, अब हमें वर्तमान आयु चूँकि निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, ये तो होगी 5 वर्ष पहले, हमें चूँकि वर्तमान आयु निकालनी है। तो ये इन 4 लड़कियों की, ये तो 5 वर्ष पहले की है, तो इन 4 लड़कियों की 5 वर्ष बाद क्या होगी औसत आयु। तो 5 वर्ष बाद इन लड़कियों की जो आयु हो जाएगी 5 वर्ष बढ़ जाएगी, इनकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 5 × 4 आ जाएगी, क्योंकि 5 वर्ष पहले थी। तो ये हो जाएगी आपकी 5 चौक 20, तो इसमें से 20 और जोड़ देते हैं, तो इनकी क्या है वर्तमान आयु हो जाती है, आ जाती है इन चारों लड़कियों की। क्योंकि 5 वर्ष पहले की थी, हम इनमें 5 वर्ष, फिर इसमें क्या है वर्तमान निकालनी थी चूँकि हमें, तो इस प्रकार से हम इसके 5 वर्ष आगे आए, तो इस प्रकार से हमारा क्या वर्तमान भी आ गया इनको ऐड करने पर। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला गया है, अब यहाँ से शुरू होते हैं। एक नई लड़की के शामिल होने पर वर्तमान औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। तो जो नई लड़की आई तो कितनी संख्या हो गई लड़कियों की, 4 से 5 हो गए, और कितनी हो जाती है औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। तो 13 × 5 = 65 वर्ष हो जाती है। तो ये तो हो गई आपकी 5 लड़कियों की, और ये है आपकी 4 लड़कियों की। तो नई लड़कियों की वर्तमान आयु निकालना है, तो इस 65 से 48 घटा देते हैं। तो 65 से 48 जब हम घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 17, आपका आंसर आ जाएगा। तो 17 वर्ष उस नई लड़की की वर्तमान आयु होगी।
तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी अब इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एसएससी एमटीएस के पेपर अभी आपका चालू ही होने वाला है दोस्तों, 5 अक्टूबर से आपका, जो कि लगभग 20 अक्टूबर शायद है ना दोस्तों। तो आपको तैयारी आपको कंटिन्यू रखनी होगी। अगर आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी दोस्तों। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको कर लेते हैं दोस्तों, फिर इसके बाद सेशन आज का यहीं समाप्त करेंगे। 6 दूनी 12, 12 और 1 13, तो ये हो गया आपका 13/6। फिर हम इस यहाँ से देख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी, माइनस का 1/6, तो 13 में से 1 गया तो हो जाएगा आपका 12/6। तो ये 6 से 2 बार में चला जाएगा तो ये 2 आ गया। फिर क्या बचा, ये वाला बचा, तो 18 कम 18, और 18 और 13 क्या हो जाएगा आपका 31/18, तो प्लस 31/18। तो 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36 और 36 और 31, 6 1 7 और 3 3 6, तो 67/18 यहाँ पे आ गया। और यहाँ से क्या है, 4 से 4 बार में कट गया तो 4 चौके 16। तो ये यहाँ से हम 2 से 2 काट लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 नी 18। तो ये जब आप इसको हल करोगे तो कितना आएगा आपका, 2 सत्ते 14 का 4 और 2 छक्का 12 1 13, और ये तो ये आपका 134/9 आपका आंसर आ रहा है दोस्तों। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको मैंने आज जितनी भी चीज़ें पढ़ाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट का आंसर देने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और बेल आइकन को दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पल पल की खबर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों हम यहीं पे विदा लेते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।